हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 129। इससे पहले इस कहानी के 128 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। नील बोलता है कि देखो यार, अब तुम ना नाराज़ होकर मत बैठ जाना मुझसे। प्लीज़ नाराज़ मत होना। आज के बाद तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा, कभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। प्लीज़। मेरी नाजुक सी अवनी ने 4 दिन तक कुछ भी नहीं खाया और मैंने कैसे उसे ऐसे बिहेव कर दिया। तुम्हें पता है, जब मुझे डॉक्टर ने ये बात बताई थी तो मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इतना आप सभी लोग पिछले भाग में देख चुके थे, तो चलिए देखते हैं आगे अब इस कहानी में क्या होता है। अवनी ने भी कुछ नहीं कहा, बस नील को कस के अपने गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगती है। नील ने भी अपनी पकड़ अवनी पर बहुत ही ज़्यादा कस दी थी। वो बोलता है कि यार प्लीज़, जितना रोना है ना आज रो लो तुम। आज के बाद मैं इन आंखों में कभी भी आंसू नहीं देखना चाहता हूँ, कभी भी नहीं। और तभी पीछे से एक नौकर ने कहा कि भैया, आपने खाना मंगवाया था ना, तो मैं खाना लेकर आ गया हूँ। नील ने भी उसे प्लेट पकड़ ली और फिर नौकर की तरफ देखकर कहा कि दादा और दादी जी आ गए हों तो फिर ये कह देना कि हमें डिस्टर्ब ना करें। नौकर ने भी हमें अपनी गर्दन हिला दी और फिर नील ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उसने भी अवनी को अपने सामने बैठाया और फिर अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाते हुए बोलता है कि यार प्लीज़, अब रोना बंद कर दो ना, प्लीज़ मत रो ना। अगर तुम रोओगे तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। अवनी बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो नील। नील बोलता है कि तो फिर तुम कहाँ की अच्छी हो, तुमने भी तो मुझे इतना ही ज़्यादा सताया था ना। अवनी बोलती है कि मगर फिर भी तुमने मुझे ज़्यादा सताया है। नील बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम खाना खा लो, उसके बाद बताऊंगा कैसे सताया जाता है। अवनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और आंखों में हल्की हल्की सी शर्म। नील ने भी अवनी की बाजू पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया और उसे प्यार से खाना खिलाने लगता है। अवनी ने भी खाना स्टार्ट कर दिया था, वो भी धीरे धीरे नील के हाथों से खाना खा रही थी। नील ने अवनी को बहुत ही प्यार से खाना खिलाया और फिर अवनी ने भी अपना सिर नील के सीने पर रख लिया था। उसने अपनी बाहें नील की गर्दन में चारों तरफ से लपेट रखी थी और अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वो बस नील को ही महसूस कर रही थी। नील की बाहें भी अब अवनी पर कसी हुई थी। थोड़ी देर के बाद नील ने भी महसूस किया कि जैसे अवनी आराम से उसकी बाहों में ही सो गई है। नील भी आंखें फाड़कर अवनी की तरफ देख रहा था। उसे अवनी पर थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। वो खुद से बोलता है कि यार, दिन में कौन सोता है, जबकि ये डेकोरेशन तो मैंने इसके लिए ही करी थी, मगर ये तो अभी से ही सो गई। नील भी थोड़ा सा गुस्से में अवनी की तरफ घूर कर देख रहा था। इतनी दूर से वो उसे सुलाने के लिए लेकर नहीं आया था और इतनी ज़्यादा डेकोरेशन भी उसे सोने के लिए नहीं की थी उसने, कि अवनी आए और खाना खाकर आराम से सो जाए। नील ने भी अवनी की बाजू पकड़कर थोड़ा सा हिलाते हुए कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर सुलाने के लिए लेकर आया हूँ क्या, जो तुम इतनी जल्दी सो गई हो आराम से। अवनी भी नील की तरफ देखती है और फिर से अपना चेहरा नील के सीने में छुपाते हुए बहुत ही प्यार से और धीरे से बोलती है कि अब तो तुम मान गए हो ना, तो फिर ये सब कुछ बाद में कर लेंगे। अभी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मैं सो भी नहीं पाई थी। अब जाकर थोड़ी सी राहत मिली है मुझे। नील ने अवनी के चेहरे को एक ही हाथ में भरकर पकड़कर हिलाते हुए गुस्से से कहा कि तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती है क्या। अवनी ने फिर से नील के सीने में अपना सर छुपा लिया था और फिर से सोने लगती है। तो नील बोलता है कि देख लूँगा तुम्हें, बाद में बताऊँगा मैं। इतना बोलकर वो भी उसे अपनी बाहों में कस लेता है। अवनी बोलती है कि अब तो पूरी ज़िंदगी देखना है और फिर नील की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोलती है कि आज से तुम कुछ भी उल्टा सीधा करोगे ही नहीं ना, और अगर किया ना तो फिर मैं तो सीधा जाकर पापा से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। वैसे भी कल जो थप्पड़ लगा था तुम्हें, वो तो देख ही चुकी हूँ मैं। वैसे दुख तो नहीं रहा है ना तुम्हारा गाल। इतना कहकर उसने नील के गाल पर बहुत ही प्यार से हाथ लगाया। तो नील अभी भी गुस्से में अवनी की तरफ ही देखे जा रहा था और फिर इस वक्त नील थोड़ा सा गुस्से में बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था। इतना कि अवनी के चेहरे की मुस्कुराहट भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई थी। नील बोलता है कि ज़्यादा मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, छोड़ दिया ना तो ज़मीन पर ही गिरोगी जाकर सीधा। अवनी भी नींद में ही बेफिक्र होकर मुस्कुराकर बोलती है कि अब तो तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे। इतना कहकर अवनी फिर से मुस्कुराने लगती है। तो नील भी कुछ देर तक तो अवनी को गुस्से से घूरता रहता है और फिर थोड़ा सा इरिटेट होकर बोलता है कि सही कहा है तुमने, सो जाओ अब, अच्छे से नींद में सो लो और पका लो मुझे जितना पकाना है, क्योंकि पूरी रात तो जागना ही है मुझे। अवनी भी कुछ नहीं बोलती है और फिर ज़्यादा नील के सीने में एकदम से सिमट जाती है।
कुछ देर तक तो नील गुस्से में अवनी को देखता रहता है और फिर उसने भी अपनी पकड़ और भी ज़्यादा कस ली थी अवनी पर। फिर उसने भी अवनी के माथे को बहुत ही प्यार से चूम लिया और अवनी के चेहरे पर भी मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो भी गहरी नींद में चली जाती है और नील की बाहों में ही सो जाती है। नील तब तक अवनी को गोद में लिए बैठा रहता है जब तक उसे यकीन नहीं हो गया था कि अवनी अब पूरी तरीके से आराम से नींद में सो चुकी है। उसने भी अवनी को जैसे तैसे अपनी गोद में उठाया और फिर बेड पर लाकर आराम से लिटा दिया, ब्लैंकेट से कवर किया और फिर कुछ देर तक उसके बालों को सहलाता रहता है। और तभी नीचे से दादी की जोरदार कड़कती हुई आवाज़ आती, नील तू आ गया क्या? तो नील भी कमरे से निकलकर सीधा सीढ़ियों से होता हुआ जल्दी जल्दी दादी के पास आ जाता है और फिर उसने भी दादी की तरफ देखकर मुस्कुराकर उनके पैरों को छुआ और फिर उन्हें गले लगाकर बोलता है कि कैसी हो दादी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है। तो दादी ने भी नील को बहुत ही प्यार से गले लगाकर प्यार से कहा कि तेरी दादी बहुत अच्छी है, लेकिन तू कैसे आ गया यहाँ पर? नील बोलता है कि गाड़ी से। दादी ने हल्का सा चांटा नील के गाल पर जड़ा और फिर बहुत ही प्यार से बोलती हैं कि अरे ठीक से बताओ ना, क्यों आया है तू यहाँ पर? तेरे बाप ने तुझे घर से तो नहीं निकाल दिया है ना, जो तुझे तेरे दादाजी और दादी की याद आ गई? नील बोलता है कि अरे नहीं दादी, ये कैसी बातें करती हो आप? पापा ऊपर से तो कठोर हैं ही, अंदर से तो वो बहुत ही ज़्यादा कठोर हैं। दादी के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और तभी विजय जी भी अंदर आ जाते हैं और फिर कड़कती हुई आवाज़ से बोलते हैं कि क्या बात है नील, आज यहाँ पर कैसे आना हुआ तेरा? तो नील भी अब जल्दी से दादाजी के पास गया और फिर उनके पैरों को छूकर उन्हें गले लगाकर बोलता है कि बस आपसे और दादी से मिलने का मन कर रहा था दादाजी, इसीलिए अवनी को लेकर यहाँ पर आ गया हूँ आप दोनों से मिलने के लिए। वैसे भी दादी आप कह रही थी ना कि मुझे और अवनी को यहाँ पर किसी मंदिर में साथ में पूजा करनी है, इसीलिए सोचा कि साथ में ही आ जाता हूँ। दादी बोलती हैं कि हाँ मैं तो भूल ही गई थी बेटा। नील बोलता है लेकिन मैं तो बहू रानी की परमिशन लेकर आया हूँ, उन्होंने कहा था कि अवनी को गाँव लेकर जाऊँ, इसीलिए मैं यहाँ पर उसे लेकर आया हूँ। अब आप बताओ कि यहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है? विजय जी भी सोफे पर बैठते हुए बोलते हैं कि सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है, मेरे होते हुए भी आखिर कुछ हो सकता है क्या? दादी भी किचन में से नील और दादाजी के लिए चाय लेकर आ जाती हैं। तो दादी बोलती है कि अवनी कहाँ पर है? तो नील ने भी दादी की तरफ देखा और कहा कि ऊपर सो रही है। दादी बोलती है कि सो रही है क्यों? इस वक्त कौन सोता है जो अभी से ही सो गई है? नील बोलता है कि अरे अवनी सोती है दादी, बस दादी क्या ही बताऊँ आपको, छोड़ो ये सारी बातें। दादी बोलती हैं कि अच्छा ठीक है, मैं देख कर आती हूँ उसे। दादी भी उठकर सीधा अवनी के कमरे की ओर चली जाती हैं। उसने भी हल्का सा दरवाज़ा खोलकर देखा तो अभी कमरा बहुत ही ज़्यादा सजा हुआ था। दादी के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, उन्हें भी सब कुछ समझ में आ गया था कि क्यों कल रात को नील बहुत देर से नौकरों से बात कर रहा था और फिर क्योंकि उसने भी अपना कमरा डेकोरेट करवाना था इसी वजह से। तो वहीं उसने भी अवनी की तरफ देखा जो कि बहुत ही प्यार से सुकून से सो रही थी। दादी भी धीरे से अवनी के पास आ जाती हैं और फिर उन्होंने अवनी के बालों को बहुत ही प्यार से सहलाया और फिर उसका ब्लैंकेट ठीक कर दिया। वहाँ से चुपचाप से दबे पाँव वो चली जाती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अवनी की नींद उनके आने से टूट जाए। वो मुस्कुराते हुए धीरे धीरे कमरे से बाहर आ जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शुभ, निहाल और शोभित तीनों ही अजीत के कमरे में थे और तीनों ही कमरे में कुछ ढूंढ रहे थे। निहाल तो जाकर सोफे पर थक हार कर बैठ गया था। शुभ बोलता है कि अरे यार बैठ क्यों गया है तू, आ जल्दी से ढूंढ ढूंढ, कुछ तो होगा ना अंकल के कमरे में, आंटी ने अंकल को कभी तो कोई गिफ्ट दिया ही होगा ना, कुछ तो होगा यार जिसके बिहाफ पर अंकल अभी तक कुंवारे बैठे हैं, आंटी का इंतजार कर रहे हैं। तो निहाल ने भी अपना फ़ोन निकाला और फिर नव्या से बातें करने लगता है। शुभ ने भी निहाल की तरफ घूर कर देखा और कहा कि ये सारा दिन जो तू नव्या के साथ चैट करता रहता है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तेरी तो बैंड बजा दूंगा किसी दिन। निहाल बोलता है कि अच्छा अब तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर क्या, तुझे मुझसे जलन होने लगी है क्या अब? शुभ भी आकर निहाल के पास ही मुंह फुलाकर गुस्से से बैठ गया और फिर इरिटेट होकर बोलता है कि साली जलन नहीं हो रही है मुझे, मैं भी आज नहीं तो कल दिशा को पटा ही लूँगा, समझा तू? निहाल बोलता है कि अच्छा जिस हिसाब से तेरी स्पीड है ना, मुझे तो लगता है कि उस हिसाब से तू दिशा को अगले जन्म में ही पटाएगा। शुभ भी निहाल की बात सुनकर थोड़ा सा गुस्सा गया था। शुभ निहाल दोनों ही बातें कर रहे थे और शोभित पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ अपने पापा का कमरा एकदम से खंगाल रहा था, लेकिन उसे सच में कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसने भी अपने पापा का कबर्ड खोला और फिर एक एक करके झाड़ झाड़ कर नीचे सारी चीज़ों को फेंकने लगता है।
शुभ बोलता है कि यार ये तू क्या कर रहा है, अंकल ने देख लिया ना तो फिर तुझे बहुत ज़्यादा मारेंगे। शोभित बोलता है कि अरे यार नौकर से कहकर सेटअप करवा दूंगा जल्दी से जल्दी पापा के आने से पहले ही। और तभी उसने कबर्ड में एक ड्रॉवर खोला। शोभित ने भी उस ड्रॉवर की खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन वो ड्रॉवर खुल ही नहीं रहा था, शायद वो अंदर से लॉक था। शोभित बोलता है कि यार पापा का ये वाला ड्रॉवर तो लॉक है, ये तो खुल ही नहीं रहा है। तभी दोनों ही भाई उठकर जल्दी से उस ड्रॉवर के पास आ जाते हैं। शोभित भी उस कबर्ड से उस ड्रॉवर की चाबी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे चाबी कहीं पर भी नहीं मिलती है। और तभी शुभ ने भी उस ड्रॉवर के हैंडल पर अपना हाथ रखा और एक ही झटका मार दिया और ड्रॉवर एकदम से टूटकर शुभ के हाथ में आ जाता है। निहाल और शोभित हैरानी से शुभ की तरफ देख रहे थे तो शुभ बोलता है कि यार मुझे नहीं पता था अंकल ने इतनी घटिया क्वालिटी का ड्रॉवर लगवा रखा है, ये तो एक ही झटके में मेरे हाथ में आ गया। शोभित ने भी शुभ को थप्पड़ दिखाते हुए कहा कि साले कोई काम ढंग से कर लेगा तू या फिर नहीं करेगा। वहाँ तूने पापा का लैपटॉप तोड़ दिया और यहाँ तूने ड्रॉवर तोड़ दिया, पापा ने देख लिया ना तो फिर पता नहीं हमारा क्या करेंगे। इतना कहकर उसने भी ड्रॉवर को शुभ के हाथ से लिया और फिर जाकर सोफे पर बैठ गया। वो ड्रॉवर में से सामान को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जो कि गीतांजलि से जुड़ा हुआ हो। और फिर आखिरकार उसे एक क्लेचर मिल जाता है। उसने उस क्लेचर को उठाकर देखा तो तीनों ही उस क्लेचर को देख रहे थे। शोभित बोलता है कि यार मैं पिछले कई दिनों से इस क्लेचर को ढूंढ रहा था, मतलब अगर मैं वासी को डिगामा होता ना तो इतने टाइम में भारत की खोज तो कर ही लेता। दोनों ही भाई उस क्लेचर की तरफ देख रहे थे। दोनों ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर शोभित ने भी दांत पीसते हुए कहा कि अबे पागल हो गए हो क्या, इस क्लेचर से क्या ही पता चलेगा। शोभित टेंशन में बैठ गया और फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि उसे गीतांजलि के बारे में कुछ तो पता चल जाए। शुभ बोलता है कि यार ये तू ना टेंशन क्यों ले रहा है इतनी ज़्यादा, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। अच्छा चल अब हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, वो हमें कोई ना कोई रास्ता तो दिखा ही देगा। शोभित ने गुस्से में शुभ की तरफ घूरा तो इतने में ही शुभ ने भी चैट जीपीटी निकाला और बोला कि कृपया हमें गीतांजलि के बारे में बताएं। और इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है तो शुभ को हंसता हुआ देखकर शोभित के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं निहाल भी सोफे पर लुढ़क लुढ़क कर हंस रहा था। और इतने में ही चैट जीपीटी बोलती है कि गीतांजलि एक स्वादी है जिसने 19 साल की उम्र में ही भगवा धारण कर लिया था। गीतांजलि भागवत गीता का पाठ करती है, लोगों के बुलाने पर ही वो चली भी जाती है। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा सभ्य है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अनाथ बच्चों को पढ़ाती लिखाती है और बहुत ही कम उम्र में भगवा धारण करके उसने बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी को बना दिया है। उसके आश्रम के नाम एक हॉस्पिटल से भी जाना जाता है जो आश्रम के डोनेशन के लिए चलता है। वो एक अच्छी और सच्ची साध्वी है, हमेशा महादेव का ध्यान करती है और लोगों का भला करने में इच्छा रखती है। तीनों ही शुभ के फ़ोन की तरफ देख रहे थे जहाँ पर गीतांजलि की फ़ोटो भी आ गई थी। तीनों ही गीतांजलि की तरफ देख रहे थे और गीतांजलि 36 से 37 साल के आसपास की थी। दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, गहरे रंग की साड़ी में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। माथे पर जो उसने वैष्णो का गोल सा टीका लगाया हुआ था उसमें तो उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर रही थी। चेहरे पर ग्लो साफ दिखाई दे रहा था। तीनों ही उसे देख रहे थे और शुभ बोलता है कि यार ये तो वही गीतांजलि है जिसे हम ढूंढ रहे थे। शोभित बोलता है कि यार हमारे पास तो कोई फ़ोटो भी नहीं है ना, तो फिर हमें कैसे पता होगा कि यही गीतांजलि है जिसे हम ढूंढ रहे थे। शुभ के दिमाग में फिर से एक आइडिया दौड़ गया था। वो बोलता है कि एक तरीका है मेरे पास। और तभी बाहर से एक आवाज़ आती है कि सर आप जल्दी आ गए। तीनों की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी क्योंकि अजीत आज ऑफिस से जल्दी वापस आ गया था। तीनों ने ही कमरे की तरफ देखा जो कि बहुत ही बुरी तरीके से फैला हुआ था। शोभ ने धीरे से कहा कि अबे अब करा ले नौकर से कमरा सेट। शोभित बोलता है कि यार अभी नौकर का टाइम नहीं है, जल्दी से सेट करो। तीनों ही अब 1000 की स्पीड से जल्दी जल्दी उस कैमरे को ठीक करने लगे थे। जल्दी से कपड़े तय करके उन्होंने कबर्ड में रखे ड्रॉवर को वापस से फिक्स कर दिया। और निहाल तो चुपचाप से अजीत की तरफ ही देखे जा रहा था जो कि अभी अपने कमरे की ओर ही बढ़ रहा था। निहाल बोलता है कि जल्दी करो तेरे पापा बस आ ही रहे हैं। और फिर आखिरकार अजीत जब कमरे की तरफ आ गया था तो तीनों ही उस कमरे की बालकनी में जाकर छुप गए थे। अजीत जब अपने कमरे में आता है तो उसे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, लेकिन शायद आज उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो भी आकर सीधा बेड पर आराम से लेट गया था। शोभित ने भी बालकनी में खड़े हुए शुभ की तरफ देखा और धीरे से कहा कि क्या आइडिया है तेरा। शुभ ने भी धीरे से कहा कि पहले अपने कमरे में लेकर चल मुझे, फिर बताता हूँ तुझे। तीनों ही बालकनी से कूदते हुए शोभित के कमरे में आ गए थे और फिर तीनों ही बेड पर आकर आराम से लेट गए थे। उनके लिए ये किसी
जंग से कम नहीं था। निहाल बोलता है कि बता शुभ, क्या करना है आगे। शुभ ने कहा कि तेरे कमरे में प्रिंटेड है क्या। शोभित ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर शुभ ने प्रिंट में से गीतांजलि की एक खूबसूरत सी फोटो निकाली और उसे कई बार फोल्ड किया, उसे मरोड़ा और फोटो को दीवार से लगाकर रगड़ दिया। फिर निहाल और शोभित की तरफ देखकर बोला कि ये बताओ, ये फोटो पुरानी लग रही है ना। तो दोनों ने ही हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो शुभ बोलता है कि अब चलो तुम्हें नज़ारा दिखाता हूँ, अगर यही तेरी माँ है ना तो फिर डेफिनेटली तेरे पापा ये फ़ोटो उठाकर अपने कबर्ड में ज़रूर रखेंगे। चलो अब चलते हैं। इतना कहकर तीनों ही फिर से बालकनी में कूदते हुए अजीत के कमरे की ओर आ गए थे और अजीत जो कि गहरी नींद में अब सो रहा था। शुभ बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर ही खड़े रहो, अब देखना मेरा कमाल। इतना कहकर वो धीरे धीरे करके अजीत के कमरे में आ गया था और फिर उसने भी अजीत के हाथ के नीचे गीतांजलि की फ़ोटो को फोल्ड करके रख दिया था और फिर चुपचाप से बालकनी में जाकर खड़ा हो गया था। शुभ ने कई बार कहा था लेकिन शोभित ने एक बार भी अपने पापा को नहीं जगाया था, बल्कि तीनों ही बालकनी में ही आकर अब खड़े हो गए थे। शुभ भी अपनी बाजू को खुजलाता हुआ बोलता है कि यार अब तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगी है, उठा देना जाकर अपने पापा को। शोभित ने टाइम देखा और बोला कि यार अभी तो बस 1 ही घंटा हुआ है सोए हुए, पापा को आधा घंटा रुक जाते हैं और थोड़ी देर सो लेते हैं। तो शुभ बोलता है कि यार हमें पता नहीं था तू अपने पापा की इतनी ज़्यादा केयर करता है, हम भी अपने पापा की इतनी केयर कर लेते। शोभित ने कहा कि नहीं यार नहीं करता था, मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं ना, मैं कभी भी उनके पास बैठकर डिनर भी नहीं करता था, वो मेरे डिनर पर मेरा वेट किया करते थे और मैं पीकर घर आता था। निहाल बोलता है कि अगर तू पीकर हमारे घर आ जाए ना तो तेरी ऐसी खातिरदारी होगी, ऐसी खातिरदारी होगी कि तू कभी भी दारू नहीं पिएगा, समझा। तो शोभित भी उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि यार वही तो, इसीलिए तो मैं कभी भी तुम्हारे घर पीकर नहीं आऊँगा। शोभित बोलता है कि वैसे तुम दोनों कैसे पीते हो। शुभ बोलता है कि छुपा छुपा कर पीते हैं, चोरी चोरी से, चुपके चुपके से। बात करते हुए आधा घंटा और ज़्यादा बीत गया था। तो शुभ भी उन दोनों की तरफ देखकर बोलता है कि यार फ़ोन करना अपने पापा को, 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है अंकल को सोए हुए। आखिरकार शोभित ने भी अपने पापा को कॉल किया और फिर 2 ही रिंग में अजीत की आंखें एकदम से खुल जाती हैं।